अगर प्रदीप की हवेली इन दिनों खाली है तो मैं सुबह ही होटल छोड़कर वहाँ मुंतकिल हो जाऊंगा। होटल वाले बहुत मोटी रकम वसूल कर रहे हैं, तुम मुझे वहाँ का पता बताओ। गगन, जो मेरे तासुरात जानने के लिए मेरी शक्ल देख रहा था, बोला, पता तो बहुत आसान है। विद्यानगर में एक ही मशहूर मंदिर है, शिवम मंदिर। उसके साथ वाली चौड़ी सी गली में सबसे बड़ी हवेली प्रदीप जी की है। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, निजाम नमाज पढ़ने तो खैर तुम्हारी मस्जिद में ही आता है, क्या तुम्हारी महल में भी उससे दूबदू मुलाकात होती है? प्रदीप बता रहा था कि बुढ़ा तुम्हें अपने दस्तरखान पर भी बुलाता रहता है। मेरी बात सुनकर गगन ने बुरा सा मुंह बनाया। बोला, बुढ़ा जैसे जैसे मौत के करीब जा रहा है और ज्यादा कंजूस होता जा रहा है। अब तो महीनों गुजर गए उसके साथ खाना खाए हुए। पहले कभी कभार नकद इनाम भी मिल जाता था, अब वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। मुझे अंदाजा लगाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई कि ये शख्स एक बार फिर झूठ बोल रहा है। खुदा जाने ये किन चक्करों में है। ये सिर्फ मुझे ही धोखा देने की कोशिश कर रहा है या प्रदीप के साथ भी कोई दोहरी चाल चल रहा है। इसकी हकीकत का पता चलाने का एक ही तरीका है, मैं बातों ही बातों में उससे इतने झूठ बुलवा लूं कि गिरफ्त किए जाने पर ये असलियत उगलने पर मजबूर हो जाए। मैं इस दौरान में उसे चारपाई के साथ वाले ताक में रखी चरस वाली छोटी सी चिल्लम मेरी नजरों से बचाने की कोशिश करते देख चुका था। उसे पूरा मौका देने के लिए मैंने उससे बैतुल खला का पूछा। चंद मिनट के बाद मैं वापस पहुंचा तो मेरी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक वो चिल्लम तमाम लवाजिम समेत गायब थी। मैंने उसके साथ वाली चारपाई पर दोबारा बैठते हुए कहा, यार गगन, तुम्हारे कमरे में ये अजीब सी बदबू कैसी है? कहीं तुम रात को हवन जलाकर पूजा तो नहीं करते? वो थोड़ा सा चौंका और फिर जल्दी से बोला, आसपास सब्जा और दरख्त बहुत हैं, इसलिए यहाँ रात को मच्छर और पतंगे वगैरह बहुत तंग करते हैं। उन्हें भगाने के लिए एक बूटी जलानी पड़ती है, उसी की बू आ रही होगी। मैंने ताइद में सर हिलाया और फिर अचानक पूछा, अच्छा ये बताओ कि कोठी की सिक्योरिटी पर फाइज फौजी दस्ते के खाने पीने का क्या बंदोबस्त है? मेरी बात सुनकर वो चौंका। बोला, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैंने कहा, सीधी सी बात है गगन भैया, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं जानना चाहता हूँ कि वो अपना खाना खुद पकाते हैं या उन्हें कोठी के मतबख से खाना मुहैया किया जाता है। उसने बिला झिझक कहा, कोठी के तमाम दीगर मुलाजिमीन की तरह उन्हें भी बड़े मतबख से खाना पहुँचाया जाता है। मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, इसलिए पूछ रहा हूँ गगन भैया कि मुझे कम से कम खून खराबे और ज्यादा से ज्यादा सहूलत के साथ अपना मिशन कामयाब बनाने का मंसूबा बनाना है। अच्छा ये बताओ कि कोठी के मतबख के निगरान यानी बड़े खानसामा से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? नाम क्या है उसका? मैंने इस बार गोया गगन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मेरी जबान से ये सब सुनकर वो बाकायदा उछल पड़ा। उसे अपनी हैरानी और इस्तराब छुपाने में खासी मुश्किल पेश आई। बिलाखिर उसने लर्जाखेज से लहजे में कहा, कोठी के बड़े खानसामा का नाम करम अली है और मेरी उससे मुनासिब हद तक जान पहचान है। निजाम का दस्तरखान वही लगाता है, वहीं उससे सलाम दुआ हो जाती है। मगर तुमने ये सवाल क्यों पूछा रोशन जी? मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करके पूछा, क्या उस खानसामा करम अली से तुम्हारे ताल्लुकात इस हद तक खुशगवार हैं कि तुम कोठी के बावर्ची खाने में जाकर वहाँ पकते खानों का जायजा ले सको? मेरी बात सुनकर उसकी आंखें फैल गईं। बोला, पहले तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने उसकी हालत का मजा लेते हुए कहा, गगन भैया, मैंने बताया ना, मैं अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए यहाँ के हालात का जायजा लेने आया हूँ। तुम ये सब सुनकर क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। अगर तुम करम अली की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में खाना पकाने के वक्त टहलते हुए बावर्ची खाने में जा पहुंचो और वहां पकने वाले खानों का जायजा लेने की कोशिश करो तो तुम्हें रोका टोका या मना किया जाएगा या नहीं? गगन ने उलझन भरे लहजे में कहा, मैं निजाम का मोतमिद समझा जाता हूँ। सब जानते हैं कि मैं बराह रास्त बड़े मियाँ से उनकी शिकायत लगा सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं समझता कि बिला वजह की रोक टोक या पुछगिछ करके कोई मेरी नाराजगी मोल लेगा। लेकिन भगवान के लिए अब तो ये बता दो कि तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब है, तुम्हारे इरादे क्या हैं? मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, देखो गगन भैया, बात बहुत सीधी सी है। मेरे मातहत ट्रेनिंग हासिल करने वाले जवान बहुत बहादुर हैं। इस मिशन की कामयाबी के लिए वो जान पर भी खेल जाएंगे, मगर ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनके लिए खतरात को मुमकिन हद तक कम कर सकूं। जरा सोचो कि कोठी की सिक्योरिटी फोर्स से टकराव होने पर कितना खून खराबा हो सकता है। क्या ये ज्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं होगी कि जब हम फसील फलांग कर किंग कोठी में दाखिल हों तो यहाँ की पूरी सिक्योरिटी फोर्स गहरी नींद में मदहोश मिले और हम किसी खूनी झड़प के बगैर अपना गौहर मकसूद लेकर यहाँ से रुखसत हो जाएं। और तुमने बताया कि ये काम तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरी बात सुनकर गगन की आंखें फैल गईं। उसने हकलाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है?
मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक समझे। मेरा ख्याल है ये बहुत ही कारआमद तरकीब है। मैं प्रदीप को बताऊंगा तो खुशी से उछल पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें जबरदस्त किस्म की शाबाश और तगड़ा सा इनाम भी मिल जाए। ऐसा करो, तुम कल दोपहर तक प्रदीप की विद्यानगर वाली हवेली में आकर मुझसे मिलो। मैं तुम्हें देसी जड़ी बूटी के सफूफ की पुड़िया दूंगा। तुम्हें बस इतना करना होगा कि जिस रात हमें किंग कोठी पर हल्ला बोलना है, तुम शाम के वक्त बावर्ची खाने में जाकर सिक्योरिटी फोर्स के खाने में नींद की वो दवा मिला देना। मैंने देखा कि गगन के चेहरे पर जलजले के से आसार उभर आए हैं। वो चंद लम्हे तक कुछ न कह सका। बिलाखिर उसने जबान खोली, बोला, मगर फौजियों का खाना कोई अलग तो नहीं पकता? मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तो कोई बात नहीं, तुम सबके खाने में वो दवा मिला देना। उसमें इतनी ताकत होगी कि सबको गहरी नींद सुला देगा। हम आएंगे और बगैर किसी रुकावट के सोते महल से अपने मतलब की चीज निकाल कर ले जाएंगे। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उस रात बावर्ची खाने में तैयार शुदा खाना खाकर सोना चाहते हो या हमारे इस्तकबाल के लिए जागते रहोगे। गगन मेरी बात सुनकर चंद लम्हों के लिए गोया गुमसुम हो गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मगर मुझे तो प्रदीप ने हुक्म दिया था कि उस रात मुझे किंग कोठी में मौजूद नहीं होना। मैंने बेपरवाही से कहा, तो अब तुम इस हुक्म को मनसूख समझो। अब हम इसी मंसूबे पर अमल करेंगे। मैंने बताया ना, प्रदीप ने मुझे पूरे मिशन का इंचार्ज बनाया है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझ गए? मैंने बात मुकम्मल करते करते अपना लहजा पथरीला कर लिया था। वो कुछ सटपटाया, मगर उसे इस बात में गर्दन हिलाना पड़ी। फिर उसने पजमुर्दा से लहजे में कहा, ठीक है, मैं कल दोपहर को तुम्हारे पास हवेली आ जाऊंगा। गगन ने हामी तो भर ली, लेकिन उसका लहजा साफ बता रहा था कि वो ये सब मजबूरन मान रहा है। मेरे तज्जिये के मुताबिक वो खासा चलता पुर्जा किस्म का इंसान था, ताहम उसे अपने जज्बात छुपाने पर कुछ ज्यादा कुदरत हासिल नहीं थी। उसके तासुरात अक्सर उसके दिल की बात अयां कर देते, इसीलिए उसके बारे में मेरे शुकूक व शुबहात बहुत जल्द तस्दीक की हद तक पहुंच चुके थे। तभी उसने कुछ बेजार से लहजे में कहा, मजीद कुछ पूछना है तो पूछ लो, मुझे अब सोना है। चंद ही घंटों के बाद फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जागना पड़ेगा। वो बुढ़ा तो तहज्जुद के लिए अजान से भी 1 घंटा पहले मस्जिद पहुंच जाता है। पता नहीं उसे नींद भी आती है या सारी रात जागता रहता है। मुझे तो वो रोज अजान के वक्त अपनी माँ के सरहाने कुरान पढ़ता मिलता है। मैंने अपने लहजे में तंज भरते हुए कहा, इंसान का आखिरी वक्त करीब आता है तो वो इसी तरह भला मानस साधु संत बन जाता है। मुझे फिलहाल उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसी रात तफसीली मुलाकात करूंगा। बहरहाल मैंने अपने मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। तुम सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूं। अजान से कुछ पहले यहाँ से निकल जाऊंगा। आधी रात को गली कूचों में भटकूंगा तो किसी भी शब्बेदार देखने वाले के शक का निशाना बन जाऊंगा, और कुछ नहीं तो आवारा कुत्ते ही पीछे पड़ सकते हैं। उसने रूखे से लहजे में मेरी तायद की। मैंने उठकर कमरे का दरवाजा बंद किया और छोटी चारपाई पर लेट गया। सोने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं यहाँ नींद पूरी करने थोड़ी आया था। मैं तो कुछ देर अपनी अब तक की पेशरफ्त का तज्जिया करना चाहता था। गहरी तवज्जो से सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अभी तक पेशरफ्त खासी मुनासिब है और मुझे अपने मंसूबे का अगला मरहला अंजाम तक पहुंचाने का आगाज कर देना चाहिए। गगन खामोशी से अपने बिस्तर पर दराज था, लेकिन मुझे बखूबी इदराक था कि वो पूरी तरह जाग रहा है। जाहिर है वो भी मेरी अचानक आमद के मुज़मिरात का तज्जिया कर रहा होगा और बिलाशुबा खासे इस्तराब में मुब्तला होगा। मेरे गहरी नजरों से किए गए मुशाहिदे के मुताबिक उसके पास कोई आतिशी हथियार नहीं था और उसका भद्दा तंतोष चुगली खा रहा था कि जिस्मानी मारपीट और जोर आजमाई तो एक तरफ, उसने जिंदगी में कभी मामूली मुशक्कत का काम भी नहीं किया। ऐसे में उसे ज़हनी और जरूरत पड़े तो जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाकर मैं बआसानी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिलाखिर मैंने अपना अगला पत्ता फेंकने का फैसला किया और दोस्ताना लहजे में कहा, गगन भैया जाग रहे हो तो मुझे अपने हैदराबाद दक्कन के बारे में कुछ बताओ। मैंने यहाँ के रिवायती खानों की बहुत तारीफ सुनी है। तुम्हें निजाम के दस्तरखान पर किन किन नेमतों से लुत्फानंदोज होने का मौका मिला और कौन सी सौगात सबसे ज्यादा पसंद आई? वो पहले के मुकाबले में खासे खुशगवार लहजे में बोला, यूं तो हैदराबाद के पकवान मशहूर हैं और वो सब निजाम के दस्तरखान की जीनत बनते रहते हैं, मगर एक खाना ऐसा भी है जो तुम्हें सिर्फ इस इलाके में मिलेगा और वही मेरा सबसे पसंदीदा खाना है। उसे पत्थर का गोश्त कहा जाता है। खाने का ये नाम हकीकतन मेरे लिए अजनबी और तजस्सुस आमेज था। मैंने बेसाख्ता पूछ लिया, ये क्या बला है गगन भाई, क्या पत्थरों से निकलता है ये गोश्त? मेरी बात सुनकर वो हंसा, बोला, नहीं रोशन जी, दरअसल हमारे यहाँ ग्रेनाइट का पत्थर बहुत पाया जाता है।
ये खाना बगैर हड्डी वाले बकरी के गोश्त के टुकड़ों को ग्रेनाइट के गर्म तख्तों पर पका कर तैयार किया जाता है। तुम खाकर देखना, मुझे यकीन है जरूर पसंद आएगा। मैंने कहा, खाना पकाने का ये तरीका तो मैंने पहली बार सुना है। गगन ने मेरी हैरानी से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, दरअसल ये तरीका इत्तेफाकी तौर पर दरियाफ्त हुआ और निजाम ने मुझे बताया है कि ये सिलसिला उनके वालिद के दौर में शुरू हुआ, जो अक्सर शिकार के लिए जंगलात में जाते थे। एक सफर में उनके बावर्ची सीखें साथ ले जाना भूल गए और निजाम की कबाब की फरमाइश पूरी करनी थी, इसलिए बावर्ची ने ग्रेनाइट पत्थर दहकाकर गोश्त भूनने का नया तरीका निकाला। बावर्ची की खुशकिस्मती के निजाम को वो कबाब बहुत पसंद आए और ये नुस्खा शाही मतबख की जीनत बन गया। गगन ने जो कुछ बताया वो बहुत दिलचस्प था, लेकिन मुझे अपना मामला आगे बढ़ाने की उजलत थी, इसलिए मैंने मुड़कर अपना रुख गगन की तरफ किया और अपना पिस्तौल गोली चलाने के लिए तैयार रखते हुए निहायत पुरसुकून लहजे में कहा, तुम्हारी पसंद तो बहुत मुनफरिद है गगन जी, मगर मेरे इल्म के मुताबिक तो खाने में गोलकंडा का हलवा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तुम जानबूझकर छुपा रहे हो या भूल हो गई? ये कहते हुए मुझे लगा कि जैसे लोहे की दहकती सलाख गगन को छू गई है। उसके जिस्म ने एक जोर का झटका खाया और फिर वो यकलख्त साकित हो गया, जैसे उस पर फालिज गिर गया हो। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने वही कुछ कहा है जो उसकी समात तक पहुंचा है। मैंने उसकी हवास बाख्तगी का लुत्फ लेते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर गगन, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? अगर मैंने गलत कहा है तो मेरी तस्दीक कर दो। वो बमुश्किल कुछ कहने के काबिल हुआ, लेकिन बोला तो उसकी जबान में तुतलाहट नुमाया थी। तुमने उस वक्त तुम यहीं थे? मैंने सर्द लहजे में कहा, हाँ मैं उस वक्त यहीं था और मैंने तुम्हें बशेश्वर नाथ कप्तान और किंग कोठी के खानसामा करम अली से खूब घुल मिलकर बातें करते सुना है। मुझे ये भी पता है कि उस संतरी ने जब शोर मचाया तो तुम तीनों ने यहाँ चरस नोशी की महफिल सजा रखी थी और यहाँ ऐसी महफिलें बाकायदगी से जमती रहती हैं, लेकिन तुम खुद को उन दोनों से लगभग लाताल्लुक जाहिर कर रहे हो, है ना मजे की बात। मैंने अभी तक अपना पिस्तौल गगन के सामने जाहिर नहीं किया था। मेरे अल्फाज सुनकर अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने थूक निकल कर अपना खुश्क गला गीला किया और उखड़े उखड़े सांसों से बोला, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरा ऐसे गंदे कामों से क्या लेना देना। उसकी बात सुनकर मैंने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, कम से कम मेरे सामने तो शाजी होने का नाटक न करो मिस्टर गगन, मैं तो तुम्हारी मुर्गी चोरी के जमाने से तुम्हारी असलियत जानता हूँ। मेरी बात सुनकर वो सटपटा गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं मानता हूँ मैंने तुमसे गलत बयानी की, लेकिन इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अपनी चरस पीने की गंदी आदत तुमसे छुपाना चाहता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये जवाब तो तुमने अच्छा तराशा है, अब ये भी बता दो कि ये गोलकंडा के हलवे का क्या चक्कर है और करम अली से तुम चुपके चुपके क्या बात कर रहे थे? तुम दोनों की बातों में निजाम का जिक्र क्यों आया? इन बातों में एक नाम मुजफ्फर भी आया था। ये शख्स कौन है? मैं साफ तौर पर देख रहा था कि जैसे जैसे मेरी बात आगे बढ़ रही है उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा है। मैंने अपना आखिरी जुमला मुकम्मल किया तो वो बाकायदा हिरासा दिखाई दे रहा था। बिलाखिर उसने फंसी फंसी सी आवाज में कहा, वो हमारा आपस का मामला है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैंने अपने लहजे में बर्फ भरते हुए कहा, प्रदीप जी ने तुम्हें भारी मुआवजा देकर इसलिए यहाँ भेजा है कि तुम यहाँ अपने मामलात फैला कर बैठ जाओ। उसने तो बताया था कि तुम उसके काबिल एतमाद साथी हो और मुझे अपना मिशन पूरा करने की तैयारी के हवाले से तुम्हारा हर मुमकिन ताउन हासिल होगा, मगर तुमने सिर्फ और सिर्फ झूठ से काम लिया है। मगर तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम दरोग गोई करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि सब कुछ सच सच उगल दो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां बगुलों की शक्ल इख्तियार कर गई। मुझे लगा कि वो अभी तेवरा कर बिस्तर पर ढेर हो जाएगा, मगर खिलाफ तवक्को उसने जल्द ही खुद को किसी हद तक संभाल लिया और हत्तुल इम्कान सख्त लहजे में बोला, मुझे धमकियां देने की कोशिश का नतीजा तुम्हारे लिए बहुत खराब निकल सकता है। मैं प्रदीप के लिए काम जरूर कर रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं उसका जरखरीद गुलाम बन गया हूँ। वैसे भी मुझे कोई हुक्म देने का हक प्रदीप को हो सकता है। तुम कौन होते हो मुझ पर गिरफ्त करने वाले? मैंने सख्त लहजे में कहा, ये बकवास बंद करो और सच सच बताओ, तुम कैप्टन बशेश्वर और खानसामा करम अली के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे थे? मगर अब तुमने झूठ बोलने, सच छुपाने या इधर उधर की उड़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। फिर न कहना पहले खबरदार नहीं किया। मैंने अभी तक उसे पिस्तौल की झलक नहीं दिखाई थी, ताहम मेरा लहजा उसे बहुत कुछ जता रहा था। इससे पहले कि वो मजीद गज बहसी करता, मैंने बेलचक लहजे में कहा, तुम अच्छे खासे मक्कार इंसान हो। इतना तो समझ ही गए होगे कि तन तनहा जान की बाजी लगाकर इस महल में घुसने वाला शख्स तुम्हारा गला दबोच सकता है
तो वो तुम्हारी गर्दन भी बआसानी तोड़ सकता है। यकीन करो तुम अपने हाथी जैसे जिस्म को हरकत भी नहीं दे पाओगे और मैं तुम्हें नर्क में पहुंचा चुका हूँ। मैंने उसका चेहरा हल्दी माइल होते देखा। मैंने लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद बात आगे बढ़ाई। कहा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तुम्हें शायद इल्म न हो, हमें कमांडो ट्रेनिंग के दौरान बदतरीन तशद्दुद सहने के साथ साथ अपने शिकार की जबान खुलवाने के लिए उसे जानलेवा अजियत पहुंचाने की तरबियत भी दी जाती है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नरम गोशा नहीं है। अगर तुमने जबान बंद रखने पर इसरार किया तो मैं तुम्हारे ही बावर्ची खाने में मौजूद छुरी से तुम्हारी खाल उतार दूंगा और फिर उसी बावर्ची खाने से मिर्च और नमक लेकर तुम्हारी चमड़ी से आ रही चर्बीले गोश्त पर छिड़कूंगा। देखता हूँ तुम कब तक जबान बंद रखते हो। ये सब सुनकर उसकी आंखें खौफ से फैलकर अपने हलकों से उबलने के करीब हो गईं। रही सही कसर मेरे हाथ में नमूदार होने वाले विलायती पिस्तौल की हैबतनाक झलक ने पूरी कर दी। उसके साथ ही मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। गगन फटी फटी नजरों से मुझे अपने सर पर मुसल्लत देख रहा था। उसने बमुश्किल कुछ कहने की हिम्मत यकजा की। बोला, देखो रोशन जी, यकीन करो इन सारी बातों का प्रदीप से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए तुम भी बीच में न कूदो तो बेहतर है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इससे हमारा मिशन मुतासिर नहीं होगा। मैंने बेलचक लहजे में कहा, इसका फैसला तो तुम्हारी जबान से पूरा माजरा सुनने के बाद ही होगा। वक्त जाया मत करो और शुरू हो जाओ, वरना मैं शुरू हो जाऊंगा। उसने बेबसी से लबरेज नजरों से पहले मुझे और फिर पिस्तौल की नाल को देखा। मैंने कहा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे इस मंसूबे में खानसामा करम अली का क्या किरदार है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर थूक निगलते हुए बोला, उसे वही करना है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। मैंने गहरी नजरों से उसकी आंखों में झांका। कहा, यानी किंग कोठी के बासियों के खाने में ख्वाबावर बूटी मिलाना। उसने पहले हाँ और फिर नहीं में सर हिलाया। बोला, सबके नहीं, सिर्फ निजाम के खाने में, वो भी देसी बूटी नहीं, एक अंग्रेजी दवा की थोड़ी सी खुराक। मैंने अपने वजूद में उठते हैं जान और तैश को बमुश्किल काबू में रखते हुए बज़ाहिर बेतासुर लहजे में पूछा, इस दवा का बुढ़े पर क्या असर होगा? उसने पहले से संभले हुए लहजे में कहा, कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं, बस उसका दिल घबराएगा और मैं कप्तान बशेश्वर के साथ उसे किंग कोठी की रोल्स रॉयस गाड़ी में अफजलगंज के इलाके में उसी के कायम करदा उस्मानिया अस्पताल ले जाऊंगा। वहाँ उसे भला चंगा करार दे दिया जाएगा और हम उसे वापस यहाँ ले आएंगे। मैंने गहरे मानी खेज लहजे में कहा, अच्छा, तो ये वारदात उस रोज होगी जब निजाम तुम्हें रात के खाने पर मदू करेगा। गगन ने जवाब में असबात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने बगौर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इस वारदात में तुम्हारा क्या किरदार है? चलो मुझे अपना अंदाजा बताने दो। नीम बेहोश पड़े बड़े मियाँ को संभालते हुए तुम करोड़ों रुपए मालियत का जैकब हीरा अपने इमामे में छुपा लोगे और यहाँ से अस्पताल जाने और वापस आने के सफर के दौरान में वो हीरा गतरबूद कर दिया जाएगा। मेरी बात सुनकर गगन चौंका और कदरे तवक्कुफ के बाद एक बार फिर पहले हाँ और फिर ना में सर हिलाया। फिर मेरी सवालिया नजरों के जवाब में कहा, तुम्हारा अंदाजा काफी हद तक दुरुस्त है, मगर हमारा निशाना जैकब हीरा नहीं है। उसे चुराने पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा और दिल्ली तक से छानबीन करने वाली टीमें आ जाएंगी। जाहिर है हमसे भी सख्त बाज़पुर्स होगी। फिर कानून से बचकर इतनी भारी मालियत के हीरे को बेचना हमारे बस की बात थोड़ी है। इतनी भारी मालियत के खजाने को तो प्रदीप जैसा घाघ बंदा ही ठिकाने लगा सकता है। मुझे पता है उसने पहले ही कई बड़े अफसरों और वजीरों वगैरह से गठजोड़ कर रखे हैं। मैंने अपने लहजे में डराने वाले तंज की काट मुमकिना हद तक मांद करते हुए कहा, बहुत खूब, यानी अगर ये मुमकिना मुश्किलात दरपेश न होती तो तुम प्रदीप को धोखा देकर ये कार्रवाई कर डालते। अच्छा ये बताओ, जैकब हीरा नहीं तो फिर तुम्हारी पार्टी क्या चुराने का इरादा रखती है? उसने यकलख्त खास से बहाल लहजे में कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, निजाम के जाती इस्तेमाल के कई बेशकीमत जड़ाओ जेवरात और लिबास के लवाजिम भी हर वक्त उसकी ख्वाबगाह में रहते हैं। खानदानी हार, जेबगीर घड़ी, कफलिंग और अंगूठियां। निजाम उनको खास मौके पर ही जेबतन करता है। उन सब की मालियत भी कम से कम 2 लाख रुपया है, मगर वो सब अशिया एक धाती ढक्कनदार बर्तन में उसके सरहाने रखी रहती हैं। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर यकलख्त इंतहाई दोस्ताना लहजे में बोला, देखो रोशन भैया, अब तुम इस राज से वाकिफ हो ही गए हो तो मैं तुम्हें एक पेशकश करता हूँ। हमारा भांडा फोड़ कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्रदीप से मेरी शिकायत लगाने की बजाय इस कार्रवाई में हमारे साथ शरीक हो जाओ। 2 लाख की रकम कम नहीं होती। हम चारों के हिस्से में 50,000 रुपए आ जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? मैंने उसे अपने जाल में फंसते देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यार तुम बनते समझदार हो, बस जरा नीयत खराब है। तुम्हारी तरह 50,000 के लालच में लाखों का खजाना पाने का मौका खतरे में नहीं डालूंगा।
ना ही तुम्हें इसकी इजाजत दूंगा। गगन ने बेबस नजरों से मुझे देखा और मरे मरे से लहजे में कहा, मगर इसमें हर्ज क्या है रोशन जी? मैंने कहा, ये चोरी करते हुए तुम पकड़े गए तो जैकब हीरा हथियाने का मिशन भी खतरे में पड़ जाएगा। तुम तो मारे जाओगे ही, साथ में किंग कोठी की सिक्योरिटी भी नाकाबिले तस्खीर बना दी जाएगी। हो सकता है संगीन खतरा लाहक देखकर निजाम ये हीरा हिफाजत की खातिर किसी बैंक की तिजोरी में रखवा दे। मुझे लगा कि मेरी बातों ने गगन को लाजवाब कर दिया है। उसने मायूस लहजे में कहा, मगर इस मंसूबे में कप्तान बशेश्वर और खानसामा करम अली भी शामिल है। मैं उन्हें कैसे कहूंगा कि हमने ये मंसूबा खत्म कर दिया है? वो दोनों तो वजह पूछेंगे। मैंने कहा, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस कोई बहाना बनाकर मंसूबे को आगे बढ़ा दो, हत्ता कि हम अपने जैकब हीरे वाले मंसूबे पर अमल कर गुजरें। मुझे यकलख्त यूं लगा जैसे उसे अपने जहन में चलती किसी कशमकश से निजात मिल गई है। वो मुतमईन लहजे में बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा और उन दोनों को भी संभाल लूंगा, मगर रोशन जी वादा करो कि सारे मामले का प्रदीप से जिक्र नहीं करोगे। मैंने कहा, ठीक है, ये बात अब सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगी। और मैं तुम्हें एक खुशखबरी और देता हूँ। मेरी बात सुनकर तुम्हें उससे दुगना फायदा मिलेगा जितना तुम्हें निजाम के जाती जेवरात चोरी करने से मिलने वाला था। मेरी बात सुनकर गगन ने हैरानी से कहा, वो कैसे रोशन जी?